हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका वेक्टर में 10.2 एक्सरसाइज करे थे और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यार कैसे हम दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, आपका ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मैंने आपको दो लॉज बताए थे। एक लॉ था आपका ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, आप उन्हें ट्राइंगल की दो साइड की तरह कंसिडर करेंगे और जो थर्ड साइड है दैट विल टेल यू, या वो क्या बताना चाहेगी, वो बताएगी सम ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, या फिर वो होती है आपका रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स होती है जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी। पर डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से रहने वाली है, सर ए से आप चले फिर बी तक पहुंचे, फिर यहां से यहां तक की जो डायरेक्शन वाला जो वेक्टर होगा ये बताएगा सम ऑफ द टू वेक्टर्स ए और बी का। ये हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा था, ठीक है जी। एंड फिर सेकंड हमने पढ़ा था एडिशन पढ़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें हमने बोला था पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड है, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो जो उसका डायगोनल होगा बच्चे, जो इसका क्या होगा डायगोनल होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके सम को या तो इनके रिजल्टेंट। क्लियर है जी बात आपको? तो ये आपको हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। देन आई टोल्ड यू गाइस कि यार कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दे रहा है, ठीक है जी। आपसे बोलता है क्या बताओ भाई, ये डी वेक्टर बताओ। ये सारे के सारे ए है, बी है, सी और ये डी वेक्टर ई वेक्टर है। आपसे बोलता है डी वेक्टर बताएंगे आप, क्या होगा। तो डी वेक्टर बताने के लिए आई टोल्ड यू गाइस यार यहाँ पर या तो हम ट्राइंगल लॉ या फिर इस वाले लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल होगा, पर सबसे बेस्ट होता है एक लूप लॉ ऑफ एडिशन होता है। इट इज नॉट समवेयर रिटन इन द बुक, बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? देखो, आप क्या करो, इस पॉइंट से चलो और वापस से इसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। इस पॉइंट से चलो वापस से इसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। आपको निकालना डी है, बाद में उसकी बात हम करेंगे। चलिए, यहाँ पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ गए बी वेक्टर, डायरेक्शन में चलते रहे, यहाँ पहुंचे प्लस सी वेक्टर। जैसे आप यहाँ गए उल्टी डायरेक्शन में ई, तो ई की डायरेक्शन में जाने के लिए इधर वाली डायरेक्शन में आपका माइनस ई वेक्टर होगा। अगर डायरेक्शन बदल गई तो आप माइनस साइन लगा दोगे। फिर यहाँ आना है माइनस का डी वेक्टर। यहाँ पहुंचते आप कहाँ पहुंच गए, वापस से अपनी फाइनल इनिशियल पोजीशन में पहुंच गए। तो इसका मतलब इन सबका सम कितना होना चाहिए, कायदे से जीरो। वेक्टर वेक्टर ये तो होता है इनिशियल फाइनल अगर सेम हो जाती है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो यार। सो बात हम करें तो डी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा फाइनली, आपका वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ई वेक्टर। तो मैंने आपको एक छोटा सा ये लूप लॉ ऑफ एडिशन भी बताया था, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है। ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एसोसिएटिव भी होता है, अगर आप तीन वेक्टर को कैसे भी ऐड कर दो, पहले दो को ऐड करो या बाद वाले दो को ऐड करो, फिर तीसरे से ऐड करो, आंसर सेम ही आना है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर हमने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ देखा था। अगर आप किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है। हाँ, डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है, ये मैं कह सकता हूँ, या डायरेक्ट आपका जो वेक्टर है वो कोलिनियर ही रहेंगे। डायरेक्शन रिवर्स कब होगी वेक्टर की, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर होता क्या, उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो लेंथ है वेक्टर का वो चेंज होता है, बढ़ेगा या घटेगा। बात समझ में आ रही है? ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने दो चीज आपको बताई थी, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव एंटी ऑफ अ वेक्टर। एडिटिव एंटी क्या होती है वेक्टर की, कोई वेक्टर ए उसका एडिटिव एंटी क्या होगा। हम एडिटिव एंटी बताते हैं कि मैं वेक्टर में क्या ऐसे ऐड करूं वापस से वही मिल जाए, तो जीरो वेक्टर। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो वेक्टर मिल जाए, उसका नेगेटिव टाइम्स, ठीक है। देन हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ए वेक्टर है बच्चे, जैसे कि आपका तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। जहां पर i j k कैप क्या होते थे बच्चे आपके, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सेस x y और z एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर होते थे। और ये इसका कैसा फॉर्म होता था, कंपोनेंट फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है किसी वेक्टर का, कंपोनेंट फॉर्म है। जो हमने इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट, दूसरा आपका वेक्टर कंपोनेंट होता है इस फॉर्म में। तो स्केलर कंपोनेंट इसके 2, 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। जो स्केलर वैल्यूज है ना, नंबर है, वो स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके, 2i कैप 3j कैप और 4k कैप अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सेस x y z एक्सेस अलोंग। क्लियर है बात? तो ये हमने पढ़ा था आपका। फिर मैंने एडिशन बताया था कैसे आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, उनका आप अगर एडिशन करोगे, ये बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 6k कैप। अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी वेक्टर को ऐड करो तो क्या होगा, i कैप से i कैप वाली चीज ऐड हो जाएगी, 2i कैप प्लस 3i कैप
प्लस 3j प्लस 4j प्लस 4k माइनस 6k। तो सर आप इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5i कैप प्लस 3 प्लस 4 7j कैप माइनस का 2k कैप। तो दो वेक्टर्स को भी ऐड करके क्या मिलता है आपको, एक अलग ही वेक्टर मिलेगा, एक नया वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है बात? आप इस तरीके से कुछ एडिशन करते हैं, ठीक है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपका। आज मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है जी। अगर आपको गिवन है कि एक ए वेक्टर है, आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा किसी एक स्केलर से, ठीक है। ए वेक्टर था एंड एक ए वेक्टर और दूसरा आपके पास क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है। जो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है बच्चे आपका, इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूं, बी वेक्टर। नया वेक्टर बन गया ना ये ए वेक्टर था भाई, ये मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये होगा कुछ नया ही तो होगा, ये अलग हो गया ना, इसकी लेंथ, ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, सेम तो नहीं बचे आपका। तो मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर और दूसरा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, और इसको मैंने माना बी, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, और इवन इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात करी थी। कभी भी हम किसी स्केलर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दो वेक्टर मेरे पास आते हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा कोलिनियर रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे आपका, कोलिनियर, दैट इज दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ये हमने पढ़ा था ना। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ए वेक्टर आप मान लो क्या है आपका, ए आई कैप प्लस या A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। बी वेक्टर क्या बेटा आपका, बी वेक्टर आप मान लीजिए वो क्या है आपका, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। क्लियर है जी बात? अब मुझे बताओ ए और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। ए और बी वेक्टर क्या है बच्चे आपका, कोलिनियर। और इवन अभी अभी हमने क्या बताया कि भैया हाँ, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है ओके। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या बच्चे आपका, ए वेक्टर की वैल्यू रख दो, आपने क्या रखी, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर क्या, A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। अब लैम्डा से अगर मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा टाइम्स ऑफ A1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 जे कैप। अब आप देखो दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, इसकी भी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में करी थी। दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये लैम्डा A1 किसके बराबर होना चाहिए बच्चे आपका, A2 के। लैम्डा B1 किसके बराबर होगा, जे कैप का कंपोनेंट्स बराबर होना चाहिए B2। लैम्डा C1 किसके बराबर होगा आपका, C2। यहां से क्या निकल के आ रहा है देखो, मैं अगर आपसे बोलूं A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, बराबर होगा C1 अपॉन C2 का, और ये सब किसके बराबर होगा, 1 अपॉन लैम्डा। इधर भेजो, A2 नीचे आ जाएगा ना। तो अब ध्यान से देखो क्या चीज निकल के आ रही है, क्या निकल के आया, इफ ये दो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या एक दूसरे के पैरेलल है और कोलिनियर आप बोल रहे हो, दे आर कोलिनियर। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, यहां पे रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट, इफ वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, देन आपके पास क्या रिजल्ट होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब इनके जो स्केलर्स होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, उनका जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। बात सर समझ में आती है? यहाँ एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि भाई आपका फॉर वेक्टर ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, ए बी एंड सी आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कोई एक वेक्टर बी है, मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैं आपसे बोलूं व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी, तो आप बोलेंगे 2, 3, 4 है, बस खत्म।
क्लियर है बात? तो ये जो अगर वेक्टर आपका लिखा हुआ अपने कंपोनेंट फॉर्म में, तो जो उसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं बच्चे, डीआरस होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर फटाफट से आप क्या कर लो, ए कॉपी कर लो। अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना इसके और इसके, वो क्या होंगे, आपके प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे बच्चे, आपके प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है जी, इसको भी लिख ही सकते हैं आप। देन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। पहले ये चीज लिख लो, फिर उसके बाद ये लिख लेना। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज होता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला ए और बी दो आपके पास दो वेक्टर है, अगर वो कोलिनियर है, प्रूफ करने को आता है कोलिनियर है, या तो चेक कर लो या तो प्रूफ कर लो। तो कैसे पता करोगे भैया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। चलिए, अभी आपने ना डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन। अब मतलब क्या पढ़ा कि अगर आपके पास इफ ए इज अ वेक्टर, ए आपके पास कोई वेक्टर है, अभी फिलहाल के लिए हम इस फिगर के अकॉर्डिंग आर एक वेक्टर लेते हैं। आर एक वेक्टर कुछ इस तरीके से xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, है ना। एक पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। ठीक है, उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से। यहां पर xyz क्या होंगे बताओ मेरे को, xyz आर डायरेक्शन रेशियोज। मैं डायरेक्शन रेशियोज को कुछ ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में बेटा, ठीक है, dr करके लिखूंगा तो समझ आना, उसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो xyz आर drs ऑफ वेक्टर r। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को? अच्छा, अब यहां पर आइए। अब आपको बताया गया था कि ये अगर पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर जो ओपी है ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ही हो गया अल्फा, यहां बना रहा है बीटा, और ये बना रहा है आपका बेटा एंगल दैट इज कॉल्ड गामा। क्लियर? फिर हमने आपको क्या बताया था, अगर मैं यार ये पकड़ लूं, ये वाला ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल क्या पकड़ लिया, ओ ए पी पकड़ लिया, तो हमने बात करी थी यहाँ पर यार ये कॉस जो अल्फा होगा, कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा ये हो जाएगा बेस दैट इज एक्स अपॉन आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन आर। आर विल बी द डिस्टेंस, ओपी डिस्टेंस होगा, वेक्टर नहीं होगा भाई। कॉस अल्फा है ना, ये तो क्या होता है, रेशियो ऑफ द टू साइड होता है ना, तो साइड का मेजर है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ आर बोल सकते हो आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर आर का। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है सर आपको? उस तरीके से कॉस बीटा क्या हो जाएगा बच्चा आपका, वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड अपॉन मॉडुलस। इतनी बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से देखो यार, ये आर वेक्टर है, अगर मैं इस आर वेक्टर को क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। इसके किससे डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड से। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई कैप प्लस वाई की जगह भी क्या आ जाएगा, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर जे कैप प्लस जेड अपॉन मैग्नीट्यूड। पूरी इक्वेशन को करा ना आपने, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उससे करा। तो मुझे बताओ एक एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर किसके बराबर है, कॉस अल्फा। और ये चीज बताओ, आपको बताया गया था अगर कोई ए वेक्टर है, मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, उसके यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये तो पढ़ते हुए आए थे, कल हमने पढ़ा तो था। हाँ, तो वही चीज यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर ऑफ आर, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर ऑफ आर ये हो जाएगा कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, एल। हमने बोला था ना डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं सर। तो ये हो जाएगा सर बच्चे यहाँ पे आपका एल आई कैप एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो एक्चुअल में अगर आपका वेक्टर इस फॉर्म में है, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप में, या फिर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, जहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एल एम एन उसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चे, आपका यूनिट वेक्टर होता है। अगर आपका वेक्टर इस फॉर्म में है तो वो क्या होगा, आपका एक यूनिट वेक्टर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को? क्लियर है? इन सब की वैल्यू 1 नहीं आएगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आपने देखा आपके पास एक वेक्टर है और आपने चेक करा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आ रही है,
1 आ रही है, तो इट मीन्स ये क्या है आपका एक यूनिट वेक्टर है। नहीं आ रही है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इन दैट केस जो होंगे ना आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो पता क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे फिर उसके। अगर इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में आपके पास आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही, तो इसका मतलब ये क्या आपके डायरेक्शन कोसाइन है। नहीं आ रही है तो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। बात समझ में आती सर आप लोग को? क्लियर है? और अगर आपसे बोला जाए किसी भी वेक्टर का क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है आपका? किसी भी वेक्टर, आपको कोई भी वेक्टर गिवन है उससे आपसे बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालो, ये वेक्टर गिवन था, आपसे बोला इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या कर दोगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, मिल जाएगा सर आपको। बात समझ में आ रही सर आपको? हाँ, तो चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स करते कुछ फटाफट से। हमने जो अभी तक पढ़ा है उस पे बेस्ड पिछला लेक्चर और इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन अगर हम ले चुके हैं, आप देख चुके हो, तो ये क्वेश्चन जब आराम से कर जाओगे। क्वेश्चन आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। आपसे बोलता है वेक्टर ए किसके बराबर है? वेक्टर बी के बराबर है। तो अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिलहाल ये दोनों अपनी कंपोनेंट्स फॉर्म में है। बी वेक्टर आपका गिवन है 2y कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। अब आप कंपेयर कर लो यार, तो यहाँ पर आई कैप 2 है और यहाँ x है, तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा एंड z बराबर बच्चे हो जाएगा आपका 1। आपने सिंपल कंपेयर करा आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट को, इस तरीके से x y z आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास इज गिवन a वेक्टर गिवन ही है, ये b वेक्टर गिवन है, मॉडुलस ऑफ इज मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, आर वेक्टर a एंड b आर इक्वल। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडुलस बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस, याद है ना आपको, अगर आपका एक आर वेक्टर है एक्स आई कैप अपनी कंपोनेंट फॉर्म में वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकलता है? इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं एक्स वाई जेड, इसके क्या है डायरेक्शन रेशियोज, उनका स्क्वायर करके बच्चे सम कर दो, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर ये मैग्नीट्यूड 1 निकल के आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है सर। ठीक है जी, सो यहां पर फिलहाल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा जी? √5 आ गया। फाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते, बी वेक्टर निकाल तो ये क्या हो जाएगा बेटा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है? √5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रहा है। यस, इट इज ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है क्या ए और बी बराबर है क्या? ए और बी वेक्टर बराबर है क्या? अब आप देखो, ए वेक्टर है आपका आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस j कैप। अब आप देखो, इसका जो आई कैप वाला जो वेक्टर कंपोनेंट है, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, क्या वो दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है आपका, वो सेम है क्या? नहीं है। तो ए और बी वेक्टर आपके बराबर नहीं है। ठीक है, हेंस वेक्टर कंपोनेंट along axes are not equal, so vector A and B are not equal। तो यहां से आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो वेक्टर बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे। बात समझ में आ रही है? कभी रीजन असर्शन में ऐसा आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ गया कई एमसीक्यूज में, तो ध्यान देना इस चीज को। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा ही रहेगा। पर अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, वो वेक्टर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े सर, कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। एंड नेक्स्ट है, आपसे बोल रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये आपका ए वेक्टर है बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आपसे बोलता है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो? उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो उससे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो सर। यहाँ पे साइड में कितना हो जाएगा? इसके डायरेक्शन रेशियो उसका स्क्वायर करके सम कर देंगे,
14 आ जाएगा सर। 9 1 10 4 14 रूट 14। तो आप क्या करोगे, इन सबको किससे डिवाइड कर दो बेटा, रूट 14 से आपने डिवाइड कर दिया। तो जो यूनिट वेक्टर होगा सर कितना हो जाएगा, कैसे डिनोट करते हैं हम, ए कैप से, जो कि इसी की डायरेक्शन में होगा, 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। अब मुझे बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, सॉरी, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। मैंने डायरेक्शन रेशियोज नहीं बोले सर, dr से 2 3 1 बोल दोगे तुम, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसका यूनिट वेक्टर जो आपने निकाला 2 अपॉन रूट 14 3 अपॉन रूट 14 1 अपॉन रूट 14, ये इसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एल एम एन, इन तीनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा सर। बात समझ में आ रही है, बहुत सारे कॉपी कर सकते हैं इसको। देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका बच्चे, इसमें आपसे क्या बोलता है, और ये चीज मैं आपको ना जब डायरेक्शन कोसाइन इनिशियली बता रहा था या यूनिट वेक्टर में आपको बता रहा था उसकी इंपॉर्टेंस, तब भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था वहां पे। देखो यहां आपसे कहता है आपके पास एक वेक्टर है ए जो कि है आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। आपसे बोलता है आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो ये ए वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे, आपका 7 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बता देंगे सर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी रूट 5। क्लियर है सर बात आपको। तो ये हमारे पास क्या है, आपका ए वेक्टर है। मुझे इसी की डायरेक्शन में क्या चाहिए, 7 मैग्नीट्यूड वाला। हम क्या बोल रहे हैं, इसी के मैग्नीट्यूड, इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 हो। इसका तो रूट 5 है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, आप अगर क्या करो, सबसे पहला काम आप क्या करो, इसका एक यूनिट वेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया। तो ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है कि इसके अलोंग, इसकी डायरेक्शन में सेम यही वेक्टर है, ए कैप इसी की डायरेक्शन में तो होगा। अगर आप इसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, एक स्केलर से, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा 7 ए कैप क्या है, एक वो वेक्टर है जो ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है। भाई इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, आप इसे जिससे ही मल्टीप्लाई करोगे इसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा। बट ये वेक्टर बता क्या रहा है, डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ए। क्लियर हो रही है सर बात। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ए कैप निकालोगे। तो ए कैप कैसे निकलेगा सर, ए वेक्टर को आपने मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड कर लिया, तो कितना आ जाएगा सर, आई कैप अपॉन रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे कैप। नाउ अब आप लिखेंगे वेक्टर along a vector in the direction of, vector in direction of a vector and magnitude 7, उसको आपने क्या मान लिया, इसको आपने कंसीडर करा सी वेक्टर, और जो किसके बराबर होगा, आपका 7 ए कैप के बराबर होगा। वो भी तो एक नया वेक्टर होगा, उसको तुमने सी मान लिया, वो किसके बराबर होगा, 7 ए कैप। मैग्नीट्यूड 7 रहेगा, डायरेक्शन ए के अलोंग हो, तो किसी भी वेक्टर की अगर तुम्हें डायरेक्शन पता करनी है तो उसका क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो उसके अलोंग एक वेक्टर आ जाएगा जिसके डायरेक्शन वो होगी, पर उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू ए कैप विल बी 7 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 14 अपॉन रूट 5 जी कैप। बात समझ में आती है, बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे, यहां पर आपसे बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। आपसे बोलता है एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, फिर एक बी वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। आपसे बोलता है इन दोनों वेक्टर का जो आप सम कर रहे हो ना, ये जो निकल के आएगा ये प्लस बी वेक्टर, इसको आपने क्या मान लिया, एक सी वेक्टर मान लिया। इस सी वेक्टर की डायरेक्शन में, जो कि सम ऑफ द 2 वेक्टर ए और बी के सम से बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो आपको सी कैप निकालना है। क्या निकालना है, सी कैप। कैसे, और सी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दिया तुमने, सर कितना हो जाएगा, 2i कैप, ऐसे लिख लेते हैं 2i प्लस 2j माइनस 5k कैप प्लस 2i प्लस j प्लस 3k कैप। इन दोनों को सर आपने जोड़ा तो ये हो जाएगा सर आपका 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप।
तो ये सी वेक्टर क्या है बेटा, आपका वो वेक्टर है जो ए और बी वेक्टर को जोड़ के आ रहा है। आपसे बोलता है सर इसी के अलोंग, इसी वेक्टर के अलोंग क्या बता दो, एक यूनिट वेक्टर। आपसे क्वेश्चन में और बढ़ा के क्या बोलता, इनका जो सम रिजल्टेंट वेक्टर है ना ए और बी का, आपसे बोलेगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ए और बी का, इसके अलोंग या इसी की डायरेक्शन में आप 7 मैग्नीट्यूड का या 6 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बता दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ए प्लस बी निकालोगे, फिर उसका क्या निकालोगे आप, इसको अगर तुम सी वेक्टर मान रहे हो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से। तो आपके पास क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि ए प्लस बी जो वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर उसके सम के अलोंग। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा ए प्लस 2b के अलोंग, वेक्टर के अलोंग क्या बताओ, एक यूनिट वेक्टर बता दो। तो आप क्या करोगे, पहले ए और यहाँ 2 इंटू बी कर दोगे, बी वेक्टर कर दोगे, ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो रही है सर बात आपको। अब यहाँ आपने ये निकाल लिया सी वेक्टर, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चा आपका, √29 आ जाएगा। तो देयरफॉर सी कैप क्या आ जाएगा बच्चा आपका, 4/√29। आई सी कैप कैसे निकलेगा आपका, आप सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। तो ये आपका क्या, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी, या उनके सम के डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 9 करते हैं बच्चे आपका, इसमें आपसे बोल रहे हैं राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। आपसे बोलता है वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस सॉरी माइनस 2 के कैप, इसके क्या है, ये वेक्टर है। आपसे बोल रहा है इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे बच्चे, 1, 1 एंड -2, ये इसका डायरेक्शन रेशियोज है। क्लियर है, ये तो होगा, कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं। फिर आपसे बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं, आप क्या करते हो, डायरेक्शन रेशियोज को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो, कितना हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट जो डायरेक्शन रेशियोज निकले थे उनका स्क्वायर का सम कर देंगे आप लोग, तो कितना होगा, √6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 1/√6। ठीक है, और फिर 1/√6 एंड -2/√6, तो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक, अब हम एक नया टॉपिक दैट इज आपका वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स हम बात करते हैं। अभी तक हमने जो वेक्टर्स की बात करी वो सारे के सारे कैसे वेक्टर्स थे, आपके पोजीशन वेक्टर्स थे। कैसे वेक्टर्स थे बच्चे, आपके पोजीशन वेक्टर्स थे। ठीक है, ऐसे ही तो बता, ये जो ना यार तुम्हें बताया गया ना ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, ये ध्यान से देखना लग कैसे रहा है, कैसे हम इसको लगा रहे हैं। लूप लॉ मैंने तुम्हें बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी हम थ्योरम करेंगे, जब चैप्टर 3 में करा रहा हूँ ना, चैप्टर 3 बोल रहा हूँ, इसके अगला वाला जो चैप्टर है दैट इज 3D चैप्टर, ठीक है, 11 चैप्टर, तो वहां पर ना मैं इसी की मदद से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया, लूप लॉ की मदद से आपका थ्योरम्स को प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, जो रिजल्ट है वहां पे जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस, उसकी हम बात कर रहे होंगे। तो वो जब मैं प्रूव करूंगा, तो अगर आपका वेक्टर का कंसेप्ट अच्छा, तो आपको बहुत आराम समझ में आएगा। अगर तुम्हारा वेक्टर वीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और ये सारी चीजें, तो आपको वो 3D चैप्टर भी बेस्वाद लगेगा। तो इसे इस चैप्टर में ध्यान सुनो, इजी चैप्टर है, बस फोकस बनाए रखना अपना। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। अब सर यहाँ पर एक पॉइंट है P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। एक आपके पास पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको। मैं अगर आपसे बोलूं यार P पॉइंट का और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दो, बता दोगे? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q क्या होंगे बताओ? OP वेक्टर होगा एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर। R, ये दोनों है सर। OP वेक्टर क्या बताओ, क्या होगा सर? हाँ, नहीं लगाएंगे सर, कहाँ इतना डीप में कहाँ चलेगा तुम? आपसे बोला गया इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं भाई? यार ये x1 y1 z1 जो दिख रहे हैं बेटा, लिख x1 i क्या प्लस y1 j क्या प्लस
मतलब कल की क्लास रिवाइज नहीं करी आपने सर? पढ़िए घर जाके यार। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये इसका क्या हो गए? पोजीशन वेक्टर हो गया इस p पॉइंट का। ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है कि भैया यहाँ पहुंचना है तो तुम्हें इसका पता दे रहा हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का पता दे रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है सर आपको बात? उस तरीके से मैं बोलूँ q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे बताओ? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो ये इसके पोजीशन वेक्टर हो गए। तो मतलब ये वेक्टर OP और OQ वेक्टर आपको पता है। ठीक है जी, कुछ ऐसा है। मैं अगर आपसे बोलूं यार मुझे आप QP वेक्टर बता दो, कौन सा वेक्टर बता दो? QP वेक्टर बता दो या PQ, कुछ भी बोले। तो अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फाइंड आउट QP वेक्टर। क्या पूछ रहे सर आपसे? QP वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। इतनी बात सर समझ में आ रही है? तो चलो कैसे निकालेंगे इसको? ट्राइंगल ऑफ एडिशन पता है? देखो आपने ले लिया सर इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल ले लिया आपने। तो देखो जी, आप यहां से चले, यहां गए, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? OP आ रहा है। तो OP वेक्टर हम किसका इस्तेमाल करें? यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो OP वेक्टर किसके बराबर होगा बच्चे आपका? OQ वेक्टर प्लस QP, नॉट PQ, QP। डायरेक्शन देख बेटा, ऐसे फिर ऐसा ही है, QP वेक्टर बोल रहा हूं। ठीक है, बात समझ रहे हो? QP वेक्टर हो गया। अभी बोलना सर PQ QP बात एक ही तो है ना, वो स्केलर में बात एक है सर। PQ और QP स्केलर में बात एक है, बट वेक्टर में बात अलग अलग है सर, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, OP वेक्टर कितना हो गया बच्चे आपका? लिखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ये जो दो पॉइंट है। अभी मैं आपसे बोलूं यार P और Q, ये वेक्टर अगर आपसे बोला जाए P और Q पॉइंट के वेक्टर्स बता दो, तो तुमने बोला पोजीशन वेक्टर सर OP और क्या है? OQ है। बट अगर मैं जानना चाह रहा हूँ PQ और QP वेक्टर क्या है, मतलब ये क्या है आपके वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर मैं दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ भैया QP वेक्टर है PQ वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? निकाल मैं आपके सामने ट्राइंगल लॉ से ही रहा हूँ, बट अभी इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। फिलहाल के लिए अभी ये देख लो। तो यहाँ पर आपको निकालना QP वेक्टर। तो QP वेक्टर क्या है बताओ? इट इज अ वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, अमंग अक्रॉस द टू पॉइंट्स है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में तो वेक्टर है। तो इसको अगर आपने निकालना है और ये दो पॉइंट अगर आपको पता है, अगर पॉइंट आपको पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उन दो पॉइंट्स के बीच का वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करें देखो, QP वेक्टर किसके बराबर होगा सर? इसको आपने यहां भेज दिया, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। OP कितना है तुम्हारा जी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस ब्रैकेट में x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, एक ही बार में समझना बढ़िया से। अब QP वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा? QP वेक्टर क्या आ रहा है भाई? i कैप से क्या i माइनस होगा, उसी का कोफिशिएंट। तो आप क्या करोगे? x1 माइनस x2 ब्रैकेट में i कैप प्लस, फिर अगेन ये माइनस साइन सबके साथ लगे ना, y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। तो तुम्हें क्या निकालना था? QP वेक्टर। क्या निकालना था? अब ध्यान से देखो, QP वेक्टर किसके बीच में है? Q कौन सा पॉइंट है? x2 y2 और z2, ये Q है। P कौन सा पॉइंट है? x1 y1 और z1। तो हो क्या रहा? अगर तुम्हें QP वेक्टर निकालना होता है, क्या निकालना है? QP वेक्टर दो पॉइंट्स का अलॉन्ग। तो तुम करते क्या हो? तुम इसके जो बाद वाला पॉइंट है ना, बाद वाला पॉइंट, उससे x1 से क्या माइनस करेगा? x2, फिर उसके आगे लगाएगा i कैप। क्या लगा दोगे? फिर x वाले कोऑर्डिनेट से x वाले को, फिर मल्टीप्लाई कर देना i कैप से। पोजीशन आपका क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। फिर उसके बाद क्या करोगे? y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 करके उसके आगे j कैप और k कैप। अगर मैं तुमसे यहीं पे बोलता यार PQ वेक्टर बताओ, क्या बताओ? PQ वेक्टर बताओ। ठीक है, PQ बताओ, तो तुम क्या करोगे? Q वाला जो बाद वाला, दैट इज x2 से किसको माइनस करोगे? x1 को, i कैप प्लस z2 माइनस, तू चला ले। अच्छा, दोनों साथ चल रहे थे हम, वाह। j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ऐसे ही आपसे अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई एक पॉइंट है आपका, A पॉइंट है 2, 0, 3, B पॉइंट है
-3, -2, -1। आपसे बोल रहा है ए बी वेक्टर बताओ क्या रहेगा। ए बी वेक्टर क्या रहेगा उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में, इसको लिख दो यार। ठीक है, वेक्टर जब भी लिखते हैं उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? -3 -2 आई कैप प्लस 2 -0 जे कैप। आप बी वाले से जो बाद में लिखा उस वाले से आप पहले वाले करो। अगर मैं बी ए वेक्टर लिखता तो इससे इसको माइनस कर रहे होते, फिर हो जाएगा -1 -3 के कैप। ये हो जाएगा सर -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के। बात समझ में आती सर? तो फटाफट से जरा इसको नोट डाउन करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 10 करते हैं यार। ठीक है, एग्जाम्पल 10 में आपसे बोल रहा है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपके वेक्टर क्या है? पी और क्यू। आपसे बोल रहा है पी क्यू वेक्टर बताना है यार। पी क्यू वेक्टर बता दो। डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू बोला ना, क्यू पी नहीं बोला, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू कैसे निकलेगा यार तुम्हारा? पी क्यू वेक्टर निकलेगा सर आपका, क्या करेंगे क्यू वाले से पहले, दैट इज -1। ये तो बताया था अभी फॉर्मूला आपको, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ये ऐसा कब होता है? जब आपके दो पॉइंट है, ए बी है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बेटा? ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए क्या है? x1 y1 z1 और बी है आपका x2 y2 और z2। तो क्या होता है अगर ए बी वेक्टर निकाल लो तो बी वाले से पहले क्या करोगे? बी वाले के रिस्पेक्टिव पॉइंट से ए वाले के जो रिस्पेक्टिव आपके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है उन्हें माइनस कर दो। अगर बी ए निकालना है तो फिर बाद में जो आ रहा है उससे पहले वाले को माइनस करते हैं ना। बी पहले बाद में आ रहा है तो x2 से x1 माइनस, तो ऐसी पी क्यू है तो क्यू के पॉइंट -1 है तो इसको करोगे -1 -2 आई कैप प्लस फिर बेटा -2 -3 जे कैप प्लस -4 -0 के कैप। बेटा माइनस देख के ना वो कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, हम तो पॉजिटिव आदमी है, सब पॉजिटिव कर देंगे, ऐसे चक्कर मत रहना। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। बस समझ आ रही? अगर मैं बोलो क्यूपी वेक्टर तो कैसे निकालोगे? हाँ, मैं तो बताओ क्या करता, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्यूपी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हाँ वो भी सही बोल रहे हो तुम, बट माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका तो क्यूपी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका 10.2 से पहले, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था, फिर दो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करके एक्सरसाइज आपकी मतलब उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला वैसे इन जनरल आपको याद होगा कि अगर यार कोई x1 y1 और z1 3D में हमने ये तो पढ़ा था आपका, x1 y1 z1 x2 y2 z1 कोई पॉइंट है। ठीक है जी, और आपका कोई ए बी है, आपके दो पॉइंट है, इसको कोई पॉइंट है सी, वो क्या करता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/2 n के रेशियो में डिवाइड करता था। तो तुम क्या बोलते थे कि सर जो ये इसके एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है, तो एक्स पॉइंट किसके बराबर होता था आपका? m से इधर, या फिर आपने करा m से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करा m इंटू x2 प्लस n से इधर को कर लिया n इंटू x1 अपॉन, ऐसे तो उसके कोऑर्डिनेट निकाला करते थे, ये तो होता था। हाँ, अभी यहाँ पर वेक्टर्स में क्या करना है हम लोग, स्पेस में देखो, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यार दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, ये हमारा ओरिजिन मान लीजिए, ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आपने क्या मान लिए, आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपने कंसिडर कर लिया। इतनी बात समझ में आती सर आपको? दो पॉइंट थे ए और बी, उनके पोजीशन वेक्टर आपके ए और बी है। ठीक है जी, अब इनके बीच में ना एक पॉइंट है, इनके बीच में एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सी। ठीक है, सी इज अ पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन m/n रेशियो। आपका किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इन m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ये आपका m है और ये आपका n है। ठीक है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बात?
आपसे बोल रहा है यार जो सी पॉइंट है उसका क्या बता दो, पोजीशन वेक्टर बता दो। ये जो सी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पर कंपैरिजन उसको हमने किसके साथ आपका बताना है, किसकी टर्म में बताना है, ये ए और बी की टर्म में बताना है सर आपको, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इसको आपने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया हमने, लेट कर लिया, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है, बी आपने क्या मान लिया, आर वेक्टर मान लिया। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो ए बी है, सी उसको कैसे डिवाइड कर रहा है बच्चे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। सी जो है ए और बी के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला बात कर रहे हैं, व्हेन सी डिवाइड्स लाइन ए बी इंटरनली, लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली, अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसके लिए हम ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक्सटर्नली के लिए भी फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है जी। जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था ना, एक्सटर्नली के लिए बीच में माइनस साइन आ गया था, वही चीज यहाँ पर भी सेम होगी। देखो क्या होगा, ये जो आर वेक्टर, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लें। आर वेक्टर किसका होगा, लर्न करने का बड़ा इजी वे है। क्या करोगे आप, सबसे पहले एम से बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। एम से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से क्रॉस में मल्टीप्लाई, जैसे यहां करे थे एम से बी वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करा, एम इंटू बी वेक्टर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिया, निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका। देखो आपको ये वेक्टर निकालना है ना, ये वेक्टर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो यार, यहाँ पर ये वेक्टर्स है ना, सॉरी पहले इनकी डायरेक्शन बना दो, ये कुछ इनकी ऐसी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो यार, ट्राइंगल लॉ लगा के आराम से इस प्रूफ पे आ सकते हो। फिलहाल के लिए हम सीधा सीधा प्रूफ याद कर लेते हैं। आर वेक्टर किसके बराबर होगा, इससे थोड़ा रिजेंबल करता है। मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना बेटा, फिर ऐड कर देते थे जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे ना इंटरनली वाला, तो वैसे ही आप करोगे। ए से आपने एम से बी को मल्टीप्लाई करा, यहाँ से जो ये रेशो था यहाँ वाले से दूसरा वाले वेक्टर को, और ये एन से दूसरा वाले वेक्टर को इधर पे क्रॉस पे कर लिया, एडिशन करा, फिर नीचे जो रेशो था उसको ऐड कर देते हैं। ये किसके बराबर होगा, आर वेक्टर, दैट इज जो सी पॉइंट था उसको इंटरनली डिवाइड करा था, उसका पोजीशन वेक्टर ही हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन C divides AB एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है बच्चा आपका, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, रेशियो वही रहेगा, ms/n का रेशियो रहेगा। अब आप देखो ये रहा आपका O A वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, B वेक्टर हो गया। अब ये जो पॉइंट है B, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है C पॉइंट, ये हो गया R वेक्टर। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चा आपका, ये हो गया आपका M रेशियो और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N के रेशियो। बट कैसे कर रहा है, एक्सटर्नली, बीच में नहीं आ रहा सर इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है M/N के रेशियो में। क्लियर है, इन दैट केस देन जो आर वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट, जो इनको डिवाइड करा था उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा सर, सेम ही याद करो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। याद रखना यहां मैंने लिखा m इंटू बी और m इसके नीचे रखा है बेटा, ठीक है, m यहां तो m भी यहां पर, n यहां तो n यहां। इसको आपको जो यहाँ पे ऑर्डर, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर n प्लस m मत कर देना, फिर गलती हो जाएगी। पता चला है n प्लस m करके बैठो, इस फॉर्मूले में गलती करोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपने लिखा m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। अगर तुम यहाँ पर n प्लस m करके कर लोगे तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, फिर n माइनस m कर दोगे, इसलिए ये चीज और ये चीज यहाँ पे सेम रहनी चाहिए। क्लियर है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है कब, जब आपका कोई भी एक पॉइंट, उसका आप क्या निकालना चाह रहे हो, पोजीशन वेक्टर निकालना चाह रहे हो, वो दो पॉइंट्स को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और ये कब के लिए, जब आपका इंटरनली डिवाइड करता है। तो अगर पॉज करके कॉपी करो, फिर इसके दो क्वेश्चन है वो देखते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए बेटा एग्जाम्पल करते हैं, जो अभी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया उससे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। आपसे बोलता है पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं आपके, तो ये पी पॉइंट है आपका बच्चे, दिस इज योर पी पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट है। तो जो पी पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, वो क्या है 3a माइनस 2b का, और OQ का पोजीशन वेक्टर क्या है a प्लस b वेक्टर। इंटरनली इनको कोई पॉइंट C डिवाइड करता है, आपसे बोलता है अगर सॉरी नॉट C, R कोई पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर बताओ बोल रहा है, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। उसके पोजीशन वेक्टर को आपने क्या मान लिया, R मान लो, या OR वेक्टर भी मान सकता हो। तो OR वेक्टर किसके बराबर होगा,
ये बराबर होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, इस वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपसे, ये भी बोल रहा है 2:1 के, 2:1 के रेशियो में कर रहा है। देखो आपसे क्या बोला, P और Q को R 2:1, तो ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से P आ रखा Q आ रखा फिर 2:1 के रेशियो में करने लग गया, यहाँ से 2:1 लिख रहे हो, ठीक है, P Q लिख रहे हो तो फिर 2:1 भी इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है? ये लिखने के बाद फिर अभी आपने फॉर्मूला जो पढ़ा, क्या पढ़ा था, अगर ये आपका A वेक्टर है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कौन, R, ये पोजीशन वेक्टर है C पॉइंट का, ये आपके A और B पॉइंट है, C पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर किसका होगा, C का, दैट इज R वेक्टर किसके बराबर होगा, आप क्या करोगे, m से इधर m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर अपॉन m प्लस, मतलब हम यहां से ये मल्टीप्लाई कर रहे थे ना ऐसा, तो हम यहां पर भी ऐसे करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में A प्लस B वेक्टर प्लस इधर करा, फिर 1 से इसको कर लोगे, ये पूरा वेक्टर है ना बेटा, समझ में आ रही बात आपको, तो 1 से पूरे OP वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसा लिख देता हूं मैं, 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, ये फर्स्ट केस है जब आपका इंटरनली कर रहा है बच्चे, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, OQ वेक्टर कितना बच्चे आपका, OQ वेक्टर गिवन है आपको, दैट इज A प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और OP क्या है 3A माइनस 2B, 2 प्लस 1 3 हो गया, इनको जोड़ेंगे बेटा 2A प्लस 3A कितना हो जाएगा 5 वेक्टर, 2B माइनस 2B कितना हो जाएगा 0, तो इट विल बी 5/3A वेक्टर हो जाएगा, ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। इतनी बात समझ में आती है। देन आपका क्या बच्चे दूसरा पार्ट, उसमें बोलते हैं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली के लिए आपने क्या पढ़ाता है, तो ये कुछ इस तरीके से है आपका, A पॉइंट है, सॉरी नॉट A, दिस इज P Q OP वेक्टर कितना है बच्चे आपका, दैट इज 3A माइनस 2B, क्या रेशियो है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपका, आपने इसको क्या मान लिया, OR है, ठीक है, इसको तुमने R वेक्टर से कंसीडर करा, ये जो OQ वेक्टर है तुम्हें कितना दे रहा है, A प्लस B, ये इसका मैंने आपके सामने फिगर बना दिया भाई साहब, तो ये R इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं OQ वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी OR वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, हाँ भाई ये 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 1 इंटू 3A माइनस 2B वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1, तो हो जाएगा सर 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। थोड़ा माइनस का साइन थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, बिकॉज माइनस साइन अंदर जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करो प्रॉपरली, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2A माइनस 3A, माइनस का A वेक्टर प्लस का 4B वेक्टर, ये आपका क्या आ गया, OR, ठीक है, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और आप इसको 4B माइनस वेक्टर A लिख सकते हो, 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करें इसको, छोटू समझ में आया। लास्ट एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 12 इस एक्सरसाइज से पहले का, शो दैट द पॉइंट्स, आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारे किसके वर्टेक्स हैं, आपके राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं यार, ऐसा बना देते हैं, ट्रायंगल ही बना दो, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या बोल रहा है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को तुम किससे डिनोट कर रहे हो, इसके पोजीशन वेक्टर से। एक्चुअल में पॉइंट क्या रहा होगा, ए पॉइंट रहा होगा तुम्हारा 2, -1, 1, बी पॉइंट क्या रहा होगा 1, -3, -5। भाई पॉइंट तो 1 2 3 3 4 5 ऐसा होता है ना, पॉइंट तो 1 2 3 होगा, 4 4, 5, -6 होगा, ऐसे तो होते हैं। यहाँ वेक्टर की फॉर्म में दे रहा है, तो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है, ये उसके क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्या बेटा उसके पोजीशन वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो ये उसके पोजीशन वेक्टर हैं। फिर अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो ए पॉइंट का हो जाएगा तुम्हारा 2, -1, 1, बी पॉइंट का हो जाएगा 1, -3, -5, सी पॉइंट हो जाएगा आपका 3, -4, -4, ये आपका सी पॉइंट होगा। क्लियर है? सो अगर आपको बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स ये ए बी सी
आर द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो उसके लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो, आप ए बी वेक्टर निकाल लो, ये निकाल सकते हो ए बी वेक्टर निकाल लो। उसी तरीके से आप क्या निकाल लो यार, बी सी वेक्टर निकाल लो, और अब निकाल लो ए सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर जब आप निकाल लोगे, ये एक्चुअल में क्या होंगे, इस ट्राइंगल की तीन साइड आ जाएंगी, तीनों साइड आ जाएंगी। तीनों साइड का क्या आएगा, ये हम क्या अभी अभी हमने सीखा था, क्या बताओ, वेक्टर अमंग 2 पॉइंट्स सीखा था। तो आप 2 पॉइंट्स के बीच में वेक्टर निकालो ना, ये सारे वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या करो बच्चे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो इनका, अगला स्टेप आपने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड। अब जो इनका मैग्नीट्यूड आया, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है उसका स्क्वायर करो, और बाकी जो दो बचे उनका स्क्वायर करके सम करो। अगर तीसरे के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है ना आप लोग को, तो वही तो लग रही है यहाँ पे, क्लियर हो रही बात। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है सर, ये क्या है, ए बी सी पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, पॉइंट नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है ए बी सी के, और पोजीशन वेक्टर है तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि भाई 2 1 और 2 -1 और 1 ए पॉइंट होगा, सी आपका ए पॉइंट होगा 1, सी होगा 3 -4 -4, बी आपका हो जाएगा 1 -3 -5 हो जाएगा, ये पॉइंट आ गए। अब आपको निकालना है क्या बच्चे, ए बी वेक्टर निकालना। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, हम क्या करते थे, बी वाले पॉइंट से क्या करते थे, आप माइनस कर दोगे 2 इसको, ए वाले को, तो हो जाएगा सर 1 -2 आई कैप, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट हम वेक्टर पढ़ रहे तो वेक्टर से करेंगे अभी। आई कैप प्लस फिर बी का दूसरा पॉइंट क्या है, 3 -3 -1 जे कैप प्लस -5 -1 के कैप। तो क्या निकल के आएगा बेटा, फाइनली ये निकल के आ जाएगा माइनस का आई कैप 3 -3 माइनस का 2 जे कैप माइनस का 6 के कैप। क्लियर है, ये आपका ए बी वेक्टर है। बी सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। बी सी क्या होगा बच्चा आपका 3 -1 आई कैप प्लस -4 -3 जे कैप प्लस -4 -5 के कैप। 3 -1 कितना हो गया 2 आई कैप -4 प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस का जे कैप माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस का के कैप, ठीक है। नेक्स्ट ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए सी, सी से इसको माइनस करोगे दैट इज 3 -2 आई कैप प्लस -4 -1 जे कैप प्लस -4 -1 के कैप। तो फाइनली क्या आ रहा है बच्चे आपका ए सी वेक्टर। भाई अभी तो बताया था वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, बीसी का निकालना तो इससे इसको माइनस करोगे, अगर सी भी निकालना तो इस पॉइंट से इसके पॉइंट्स को माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर 3 -2 1 आई कैप माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चे हम लोग। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ए बी का, ये हो जाएगा सर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 4 आपका 40 रूट 41 हो गया। BC कितना हो जाएगा बच्चा आपका, BC देख लेते हैं, इट विल बिकम 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया रूट 6। फिर ये रूट आपका कितना हो जाएगा जी आपका 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी 25 प्लस 10 रूट 35। आप देखो रूट 35 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 41 और रूट 41 का स्क्वायर। ये तो आप देखेंगे जो मैग्नीट्यूड है ए बी उसका स्क्वायर किसके बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दो ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर आपका किसी भी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड का क्या स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो हम बोल सकते हो वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल।
अच्छा मैं बोलूं अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 90 डिग्री कहाँ पे होगा, कौन सा होगा, एंगल ए, बी होगा, सी होगा? हाँ अरे सी होगा ना, हाइपोटेन्यूज ए बी है तो बचा हुआ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज में 90 डिग्री होता है कभी क्या, नहीं होता ना भाई साहब, ऐसी तो बना दो तुम राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज में तो 90 उसके ऑपोजिट ही तो होता है, ए बी तो यही खप गए तुम्हारे, तो बचा सी, सी ऑपोजिट हो गया, सी 90। ठीक है चलो पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, बाकी अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।